नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अपने क्षेत्र की सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। गोरखपुर के तारामंडल स्थित रेल विहार कॉलोनी निवासी कवि सुभाष चौधरी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त है, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1954 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के खलीलाबाद तहसील में हुआ, जो वर्तमान में संत कबीर नगर जिले के नाम से जाना जाता है। आपकी पोस्टिंग मुख्यतः महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रही। आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। फोर्स की नौकरी में रहते हुए अपने मानवीय संवेदनाओं को बहुत करीब से अनुभव किया। आपने उन संवेदनाओं को गीत, गजल, मुक्तक के माध्यम से दैनिक पत्र पत्रिकाओं और मंचों से लोगों तक पहुँचाया। आप एक कुशल उद्घोषक भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के 7 साल बाद आपका एक संग्रह मिलना आषाढ़ में प्रकाशित हुआ, जिसको पाठकों द्वारा बहुत सराहना मिली। इस संग्रह में जल, जंगल, जमीन की समस्याओं को एक बड़े कैनवास पर उकेरते हुए रचनाएं दिखती हैं। कवि सुभाष चौधरी से पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल गौतम ने एक खास मुलाकात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आपकी काव्य संग्रह मिलना आषाढ़ में आपने जो काव्य संग्रह लिखा है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है, या इस तरह का विचार आपके मन में कैसे आया कि इस तरह के शीर्षक से एक काव्य संग्रह लिखा जाए? बहुत पहले मैं जब स्नातक का विद्यार्थी था तो हिंदी में एक नाट्य पढ़ा था मोहन राकेश की, जो आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास के ऊपर आधारित थी। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आता था कि भाई सारे लोग सारे महीनों का नाम लिखते हैं। कोई सावन का बहुत ज़्यादा साहित्य में प्रयोग किया जाता है, जेठ की दोपहरी का बहुत प्रयोग किया जाता है, कार्तिक के पूर्णिमा का भी बहुत उपयोग किया जाता है। मैं कहा कि नहीं, और ऐसा नाम रखा जाए जो वाकई साहित्यिक हो और लोगों को आंदोलित करे, और कि इसमें क्या है और उसको देखा जाए। तो इस विषय वस्तु को लेकर के फिर मैंने अपनी जो काव्य संग्रह तैयार करा, और इसलिए उसका शीर्षक मैंने मिलना आषाढ़। इसमें सर किस तरह की रचनाएं हैं, या इन रचनाओं के माध्यम से अपने आप इस काव्य संग्रह में क्या कहना चाहा है? ये मेरा काव्य संग्रह है। दरअसल ये मैं मेरे नौकरी के कुछ पहले की हैं। दौरान नौकरी तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं, और नौकरी से रिटायर होने के बाद 8 साल के बाद मैंने इस काव्य संग्रह को प्रकाशित किया। वो इसलिए किया था कि मेरे नौकरी के जो इस तरह से फोर्स की नौकरी थी कि उसमें किसी तरह से कार्य की बाधा ना उत्पन्न हो, या मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत अपने को घुल मिल नहीं जाऊँ, जिससे मेरे कार्य के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। तो साहित्य तो मेरे अंदर पनप ही रहा था मेरे हृदय में। तो इस चीज़ को मैं उसको लिखता गया, तो लिखने के बाद फिर मैं कहा नहीं, ये जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा तब मैं इसको जो है प्रकाशित कराऊँगा। जी, आज जो आपको सम्मान मिला है, इस सम्मान किस संस्था से मिला है, और सम्मान पाकर के आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं, या साहित्य के क्षेत्र में आप और आगे क्या करना चाहते हैं? साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत विशाल है। मैं तो अभी उसका काखा गागा भी नहीं जानता हूँ, और बहुत बड़ा ये वांग्मय है। इसमें जितना ही आप सोचें उतना कम दिखता है। और मैं तो बिल्कुल एक करना सा विद्यार्थी। मैं तो जो वर्दी में विभाग में काम किया, सिर्फ राइफल, गोली, बंदूक, सावधान, विश्राम, आदेश पारित करना, उसको क्रियान्वित करना, इन्हीं सब रूखी सूखी जीवन को मैं इसमें ज़्यादा किया। लेकिन एक जो साहित्य की धन्यता है, साहित्य तो हर व्यक्ति के अंदर रहता है, वो जो इसका जैसा जिस तरीके से चाहे उसको उपयोग करे। तो उसी तरीके से मैंने किया, और इसको आज प्रकाशित हुए 2021 से लेकर के 24 होने जा रहा है। करीब अब सोचिए कि कितने साल हो जाएंगे। इतने सालों के बाद मुझे नगेंद्र सिंह ट्रस्ट के द्वारा जो है, स्मृति ट्रस्ट के द्वारा, ये 3 जजेस की एक कमेटी थी, जिसमें फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो कि माने जाने कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधानविद हैं, और एक जज साहब हुआ करते थे हाशमी साहब, और आनंद वर्धन पत्रकार हैं, वो भी इसके जज हुआ करते थे। तो लोगों ने, कमेटी ने सेलेक्ट किया, बाद में मुझको फ़ोन से
अवगत किया गया कि आपका नाम इसमें चयनित किया गया है और आपको फला तिथि में आई। तो उसमें मैं गया तो इस तरह से ये सम्मान आपके सामने है। सर, एक अंतिम सवाल। आप साहित्य के विधा से जुड़े हैं, एक बड़े अधिकारी भी रहे हैं, और आप समाज के खास तौर से कहा जाए तो बहुजन समाज के जो तमाम संगठन हैं, साहित्यिक से लेकर के सामाजिक संगठन हैं, उसमें आप शिरकत करते रहते हैं। तो यहाँ इस तरह की तमाम गतिविधियों में आप शामिल होते रहते हैं। क्या आपकी इन आगे के समय में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या किस तरीके से आप समाज को योगदान देना चाहते हैं? देखिए, क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें अपने आप हमारे मार्ग खुलते जाते हैं। और हर व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो चाहे वो कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में जो कुछ भी करें हम अच्छा कार्य करें। और चाहे वो कोई भी समाज हो, जब तक हम उसमें मास्टर परफेक्शन नहीं लाते हैं, जब तक उसमें विशिष्टता नहीं लाते हैं, तो एक मीडियाकर होकर, एक मध्यम वर्ग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो हमें चाहे जिस वर्ग से हम आते हों उसमें अपना 100% देना होगा, 100% देना ही होगा, तभी हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और सफलता इसी चीज़ को दोहराती है। सफलता कोई एक दिन की इमारत नहीं होती है, ये कई पीढ़ियों तक चलती है, तब जाकर के हम किसी चीज़ को हासिल कर पाते हैं। तो मैं अपने समाज या कोई भी जो भी समाज है, उस समाज को ये कहता हूँ कि आप पहले शिक्षित होइए। जो बाबा साहब का एक लोगो, एक धर्म नारा था जो उनका, शिक्षित होना। जब हम शिक्षित होते हैं तभी किसी के बारे में हम सोच पाते हैं, तब हम ज्ञान होता है कि पृथ्वी में और भी सारी चीज़ें, कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित अपने आप हो जाते हैं। जब संगठित हो जाते हैं तो संघर्ष की बात आती सुनती है। तो संघर्ष तो तब होता है जब हमारे ऊपर कोई चीज़ आफत पड़ती है, तब हम संघर्ष करते हैं। लेकिन ये संघर्ष जो है, बाबा साहब ने जो कहा था, वो शिक्षा के लिए संघर्ष की बात कहा था कि शिक्षा के लिए संघर्ष करो और शिक्षा के लिए संगठित हो जाओ। तो हम अपने आप को, खुद को, परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, इवन हम पूरे विश्व को अपने इससे जो है ठीक कर सकते हैं। एक अकेले बाबा साहब ने पूरे विश्व को जो है अचंभे में अपने ज्ञान से सिर डाल दिया था। तो मैं इस आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हम सबको शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप आपके पास मार्ग खुलते जाते हैं, किस मार्ग पे हमको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा टाइम से बातचीत करने के लिए। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद।